नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी सूची अब से थोड़ी देर पहले जारी की है। 23 उम्मीदवारों की ये दूसरी सूची है। इससे पहले 2 दिन पहले कांग्रेस पार्टी ने 48 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। इससे पहले कल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने भी 15 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की। शिवसेना उससे पहले 65 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट, तीनों ही पार्टियों को 85-85 सीटें मिली हैं और 71 सीटें कांग्रेस पार्टी ने अब तक अपनी घोषणा कर दी है। 71 सीटों के साथ, यानी अभी 14 सीटें बाकी हैं। इससे पहले लगातार बैठकों का दौर चला कांग्रेस पार्टी में। आज सुबह भी, कल भी कांग्रेस में जो सीईसी की बैठक थी, केंद्रीय चुनाव समिति की, उसकी बैठक हुई। आज भी बैठक प्रस्तावित है और ये कहा जा रहा है कि अब आज ये जितनी भी सीटें बाकी हैं तीनों ही दलों में, वो सभी सीटें, उन पर उम्मीदवारों की घोषणा पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से महाविकास अघाड़ी में सीटों को, जो सूची है, उम्मीदवारों की लिस्ट है, वो लगभग पूरी होती दिखाई पड़ रही है। उम्मीदवारों की ये लिस्ट महाराष्ट्र की है, महाविकास अघाड़ी की, और इससे पहले महायुति ने भी महायुति के जो घटक दल हैं उन्होंने अभी अपने सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। उम्मीदवारों को लेकर और जो सीटें हैं, जिन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, उनको लेकर टकराव भी बना हुआ है। लेकिन बड़ी खबर यह है, बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर अजय कुमार ने, जो कि झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं जमशेदपुर से। उनका आरोप है और उन्होंने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है कि रघुवर दास, जो ओडिशा के गवर्नर है, राज्यपाल है, संवैधानिक पद पर है, वो अपने रिश्तेदारों के चुनाव प्रचार के लिए झारखंड में लगातार मौजूद हैं। और न सिर्फ मौजूद हैं बल्कि वो पैसे भी बांट रहे हैं। बड़े आरोप लगाए हैं डॉक्टर अजय कुमार ने। पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ओडिशा के प्रभारी भी हैं अपनी पार्टी के, और इस समय जमशेदपुर से चुनाव भी लड़ रहे हैं। सुनते हैं क्या कहा है डॉक्टर अजय कुमार ने, और ये शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से भी की है। चुनाव आयोग क्या संज्ञान लेता है, इस पर कोई कार्रवाई करता है, नहीं करता है, वो देखने वाली बात है। लेकिन आरोप बेहद गंभीर है। न सिर्फ प्रचार करने के आरोप है बल्कि पैसे बांटने के आरोप भी हैं। सुनते हैं डॉक्टर अजय कुमार क्या कह रहे हैं। हमारा दूसरा आवेदन है, आज तीसरा जाएगा। उड़ीसा के राज्यपाल जो है अब बूथ का पैसा बांटने लगे हैं एक काला स्कॉर्पियो से। उड़ीसा में लोग उड़ीसा में तबाही मच रही है। 10 लाख लोग का जो अपना घर खाली करना पड़ रहा है, और रघुवर दास जी जो है पैसे बांट रहे हैं अपने बहू के चुनाव के लिए। अगर कल एसपी-डीसी पैसे बांटने लगेगा चुनाव में, अगर राष्ट्रपति पैसे बताएगी, तो आपको क्या लगेगा कि देश खत्म हो रहा है? तो ये रघुवर दास ने सब पूरे देश को बदनाम कर दिया है। हमारा इतना शिकायत है कि चुनाव लड़ो, अरे अपने दम पर लड़ो, और आपको लड़ना है तो आप इस्तीफा देके लड़ो। लेकिन आपने देश का साथ, झारखंड का साथ, संविधान का साथ को तार-तार कर दिया है। राज्यपाल होके मैं हमेशा कहता हूं, अगर देश के मुख्य न्यायाधीश चुनाव प्रचार करेंगे तो आपको लगेगा ना कि देश में क्या हो रहा है। अब ये राज्यपाल होके जो है काला स्कॉर्पियो में छिप करके जो है मीटिंग कर रहा है। अभी बताओ ना कि क्या लिखा है चुनाव आयोग को? आपने चुनाव आयोग को लिखा है कि एक संविधान पद पर बैठे हुए व्यक्ति एक ओछे राजनीतिक घटिया किस्म के कार्यकर्ता का हरकत कर रहा है। छुप करके राज्यपाल अगर पीछे के दरवाजा से अपने घर से बचकर जा रहा है, तो आप बोलते हैं कि कितना मान सम्मान बचा इस देश में। अगर राज्यपाल छिप के पीछे वाला दरवाजा से जो है जाएंगे, गार्ड को नहीं बताएंगे, तो देश का क्या सम्मान रहेगा? आप इस्तीफा दीजिए और प्रचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पद भी चाहिए, परिवारवाद भी बढ़ाना है, गुंडागर्दी भी बढ़ाना है। कल हम गए थे गोलगप्पा वाले के पास, मूलचंद जी ने उस गोलगप्पा वाले को सिर्फ इसी कारण से मारा क्योंकि वो पैसा मांगा। हमारा इतना ही कहना है। हमने आज सुना था कि हमारे प्रत्याशी ने कहा कि जमशेदपुर का राज्य है,
अगर जमशेदपुर राज्य है तो एग्री को राजधानी हो जाएगा, और रघुवर दास का अगर राजभवन वैसे ही राजभवन है, वहां से ये रघुवर दास की राज चलेगी, गरीब का कोई इज्जत नहीं मिलेगा। धन्यवाद। तो डॉक्टर अजय कुमार को आप सुन रहे थे, किस तरह से वो ओडिशा के गवर्नर रघुवर दास पर आरोप लगा रहे हैं कि वो प्रचार कर रहे हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने उनके इस्तीफे की मांग की कि अगर आपको चुनाव प्रचार करना है, आपको खुद चुनाव लड़ना था, तो आपको इस्तीफा देकर आना था चुनावी मैदान में। ये बड़ा आरोप है, और चुनाव आयोग को एक पत्र भी लिखा है डॉक्टर अजय कुमार ने, उसमें उन्होंने वो सारी शिकायतें की हैं रघुवर दास के खिलाफ। रघुवर दास गवर्नर है एक राज्य के, और ओडिशा के, और यहाँ झारखंड में चुनाव हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी से उनकी बहु उम्मीदवार हैं, और उनके प्रचार में लगातार वहां पर वो डेरा डाले हुए हैं। ये आरोप है डॉक्टर अजय कुमार का, और यही नहीं बल्कि पैसे बांटने का, पैसे खर्च करने का, इस तरह के तमाम आरोप हैं। इन सारे आरोपों के बीच वहां भारतीय जनता पार्टी, इससे पहले एनडीए के घटक दलों के बीच जो सीटों का बंटवारा हुआ है, उसे लेकर भी वहां घिरी हुई है, और अब पार्टी के नेता और यहां तक कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग भी किस तरह से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, ये आरोप है कांग्रेस पार्टी के, जिसकी चर्चा अभी डॉक्टर अजय कुमार कर रहे थे। अमलेदु जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और ये जो आरोप है डॉक्टर अजय कुमार के, बहुत गंभीर आरोप है, लेकिन इस तरह के आरोप आप पिछले कई चुनावों से, दूसरे राज्यों के चुनाव भी हुए, पिछला इससे पहले भी हुए, ऐसे आरोप लगते रहे कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग चुनाव प्रचार में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और एक तरीके से खुलकर वहां दिखाई पड़ रहे हैं। क्या लगता है कि चुनाव आयोग को जो शिकायत की है डॉक्टर अजय कुमार ने, उस पर वो किस तरह का संज्ञान लेगा, उस पर क्या कार्रवाई कर सकता है, ये सब पुराना इतिहास देखते हुए? समीर जी, पुराना इतिहास देखते हुए ये समझा जा सकता है कि चुनाव आयोग जो है वो चुनाव के बाद जागेगा, और चुनाव के बाद हो सकता है कोई नोटिस इशू कर दे, क्योंकि कई मामले ऐसे हम लोगों ने देखे कि वो जब चुनाव प्रक्रिया निपट जाती है तब नोटिस इशू होते हैं। तो चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करेगा, हमको ऐसी कोई आशा नहीं करनी चाहिए किसी भी तरीके की चुनाव आयोग से। दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी का इस तरीके का चाल चरित्र चेहरा महाराष्ट्र से लेकर और झारखंड तक दोनों जगह नज़र आ रहा है। महाराष्ट्र की भी पिछले दिनों खबर थी कि किस तरीके से गाड़ी पकड़ी गई, बताया गया कि वो भाजपा के प्रत्याशी के लिए पैसा पहुँच रहा था, और 5 करोड़ रुपया वो बरामद किया गया। संजय राउत का आरोप ये है कि 15 करोड़ रुपया था, 5 करोड़ रुपया जब्त कर लिया गया, 10 करोड़ रुपया भेज दिया गया। तो अब ये संजय राउत के आरोप है, उनके पास क्या सूचना है? संजय राउत ने ये भी कहा था कि वहां पर ये आश्वासन दिया गया है कि अगर आप हमारे कैंडिडेट को जिताओगे तो पैसे मिलेंगे। ये उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर आरोप लगाया था। हाँ, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ऊपर सीधा आरोप लगाया था। ये आरोप लगाया था कि 25-25 करोड़ रुपया एक एक क्षेत्र में भेजा जा रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी ये समझी जा सकती है समीर जी। अभी 15 मिनट पहले जेपी नड्डा, जो उनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी की, कार्यकारी इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक उनका टर्म पूरा हो चुका है, जून में पूरा हो गया था उनका, और नया अध्यक्ष नहीं बना है। तो जेपी नड्डा साहब ने झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है अभी 15 मिनट पहले जी। और वो है रविंद्रनाथ राय, जो पूर्व सांसद हैं, उनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। अब बीच चुनाव में कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की जा रही है समीर जी, तो समझा जा सकता है कि कितनी मजबूत भारतीय जनता पार्टी वहां लड़ रही है चुनाव। बीच चुनाव में आप कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं, प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष की। अब वो क्या काम करेगा और क्या नहीं करेगा, उसे कितनी सहूलियत होगी काम करने की, आप समझ सकते हैं। तो ये इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं, वो तैयारियां इसी तरीके की समझी जा रही हैं कि ये किस तरीके से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ये इनके प्रकार ने धन बल के पर, बाहुबल के आधार पर, प्रशासन के जरिए इस तरीके से चुनाव जीतना चाहते हैं। किसी गवर्नर के ऊपर ये आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं समीर जी। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी पहले भी लग चुके हैं। मनोज सिन्हा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनके ऊपर आरोप लगे थे कि वो लोकसभा चुनाव में बैठ करके चुनाव प्रचार कर रहे थे। कई लोगों के ऊपर इस तरीके के आरोप लग चुके हैं पहले भी जी, पहले भी लग चुके हैं। और इससे पहले अगर हम इतिहास में जाएं तो पहले लगे भी हैं, कार्रवाई भी हुई है, उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया है। लेकिन जिस तरह से ये पिछले कई साल से, या कह सकते हैं कि पिछले 10 साल का अगर हम एक इतिहास देखें, तो इसमें संवैधानिक पदों पर बैठे हुए तमाम लोगों के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन के और दूसरे तरह के जो उनका दायित्व है उसके बियॉन्ड जाकर काम करने के आरोप लगे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। इसी बात की अब ये डॉक्टर अजय कुमार ने जो शिकायत की है, इस पर चुनाव आयोग संज्ञान लेता है, या फिर जैसा अमलेंदु जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हो सकता है उस पर संज्ञान ले, जब उसकी जरूरत ही खत्म हो जाए। लेकिन आरोप बड़ा है, और जिस तरह से आप संवैधानिक पद पर
पर बैठकर चुनाव में किसी पार्टी के लिए, और वहां ये भी आरोप है कि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, निश्चित तौर पर गंभीर आरोप है। तो झारखंड में जिस तरह से एनडीए और इंडिया के बीच में जो तालमेल दिख रहा है, चाहे इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच का तालमेल हो या फिर वहां एनडीए के घटक दलों के बीच का तालमेल, और जैसा अभी अमलेंदु जी बता रहे थे कि कार्यकारी अध्यक्ष की, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति करनी पड़ रही है, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां स्थितियां अनुकूल नहीं है। बावजूद इसके कि वो सत्ता में नहीं है, उसके खिलाफ जो है सत्ता विरोधी लहर का कोई डर नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में ये सारी चीजें उसके खिलाफ जा रही हैं। वहां सत्ता विरोधी लहर भी है, सत्ता जिस तरह से हासिल की गई है उसके खिलाफ भी वहां एक गुस्सा है, और अब जब सीटों का बंटवारा हुआ है तीनों पार्टियों के बीच में, तो उसको लेकर भी वहां लगातार बिखराव की खबरें चल रही हैं। चुनाव वहां जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, शिवसेना का आरोप है कि जो एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना है कि वहां उनके कैंडिडेट खड़े, एक तो उनको सीट नहीं दी गई, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया है उनके ऊपर शिवसेना के नेताओं के साथ अभद्रता के, मारपीट के और तमाम तरह के बड़े आरोप लगे हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए अमलेंदु जी, अब क्या लग रहा है कि जो ये महायुति है महाराष्ट्र में खास तौर पर, वो किस तरफ जा रही है? क्या अभी ये और जो उधर शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे को घेरने के लिए जिस तरह से मिलिंद देवड़ा को लाने की कोशिश की जा रही है, ये सब चीजें क्या दिखा रही हैं? क्या महायुति के भीतर जो चल रहा है खींचतान उसका परिणाम है, या फिर ये एकजुट होकर लड़ने का एक तरीका दिखाई पड़ रहा है? देखिए समीर जी, अभी तक तो इंडिया गठबंधन एकजुट होकर दिख रहा है, और संजय राउत ने अभी कहा भी है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है और यहाँ बराबर के का सबको दिया गया है। और हरियाणा में चूंकि कांग्रेस अकेले सरकार नहीं बना पाई, चूक गई, तो इसलिए यहाँ सबका साथ सबका विकास इसमें महागठबंधन में है, यानी महाविकास अघाड़ी में, इंडिया गठबंधन में है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी सहयोगियों के साथ तकरार ज़्यादा बढ़ गई है समीर जी, खासतौर से एकनाथ शिंदे के साथ तो तकरार बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और शिंदे की सेना जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीटें मांग रही है, लगभग 160 सीटें चुनाव में लड़ना चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो उनको देना नहीं चाहती है। तो ये तकरार वहाँ बढ़ रही है। अब जो मिलिंद देवड़ा का नाम चल रहा है, मिलिंद देवड़ा का नाम अभी तो घोषित नहीं हुआ, जब घोषित होगा तब देखते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मिलिंद देवड़ा जो है अपने पॉलिटिकल कैरियर पे कोई जो है वो दाग लगाएंगे इस तरीके से, और वहाँ जा करके वो लड़ना चाहेंगे आदित्य ठाकरे के खिलाफ जाकर। और जाते हैं तो फिर दिक्कतें मिलिंद देवड़ा के लिए ज़्यादा शुरू हो जाएंगी। तो लेकिन हो भी सकता है कि इसको लाया जाए, हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है, तो उस पर काम किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ अभी तो ये तय नहीं है कि एकनाथ शिंदे इस एनडीए में रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, मतलब महायुति में रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, अभी यही तय नहीं है। और रहेंगे तो कितनी सीटों पर लड़ेंगे, वर्ली सीट मिलेगी उनको नहीं मिलेगी, अभी यही तय नहीं है। तो अभी महायुति में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। 29 तारीख अंतिम तिथि है नामांकन की, और आज हो रही है 26, यानी अभी तक महायुति में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, जबकि महागठबंधन सीटों का बंटवारा कर चुका। अपने प्रत्याशियों की सभी दल जो है अधिकांश सूची जारी कर चुके हैं, जो थोड़ी बहुत बची हैं मुझे लगता है वो आज कल में और भी जारी हो जाएंगी। और एक बार सुनते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता बाला साहब थोराट क्या कहते हैं। कल सीईसी की मीटिंग हुई दिल्ली में, कांग्रेस जो चुनाव समिति है उसकी, उसके बाद आज सुबह अभी कुछ देर पहले एक और लिस्ट आई कांग्रेस पार्टी की। अब तक 71 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। सुनते हैं बाला साहब थोराट को क्या कह रहे हैं महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर, और कांग्रेस की जो सीटें हैं जो जहां पर उनको चुनाव लड़ना है उसके बारे में। थोड़ी देर में आ जाएगी और कल अंतिम लिस्ट भी आ सकती है। तो कह रहे हैं राहुल गांधी इस बात को लेकर कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा ढंग से नहीं हुआ। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं, कोई नाराजगी कोई ऐसी बात की नहीं है राहुल जी ने। ये बाहर कहाँ से आता है ये हमें मालूम नहीं। कोई गलत न्यूज देते हैं आपको, गलत इंफॉर्मेशन देने वाली कोई है यंत्रणा, वो काम कर रही है। अच्छा सर, आखिरी सवाल सर ये, इस सीटों को लेकर कई सीट ऐसी है, भाईकला की सीट है जहां पर शिवसेना ने उतार दिया, आप लोग क्लेम कर रहे थे, ऐसी कई सीटें हैं, उस पर कैसे देखते हैं? मैं कल जाने वाला हूँ, कुछ बातें हमारी होने वाली है, मैं मिलने वाला हूँ कल उद्धव जी को, और कुछ बातें हम करेंगे कि कुछ जो है थोड़े बात करना वो हम कल करेंगे। सीट एडजस्टमेंट को लेकर बात, हाँ कुछ होगा तो वो करेंगे, भी थोड़ा सा कुछ हमारी डिमांड है, कुछ उनकी डिमांड।
तो ये महाविकास अघाड़ी के जो घटक दल हैं उनके बीच सीटों का तालमेल पूरा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, सब मिलकर लड़ रहे हैं और कुछ सीटें समाजवादी पार्टी वाम दलों को भी दी जानी है, वो भी तय हो जाएगा यानी आज या कल भर में। हालांकि अब 29 तारीख ही नामांकन की आखिरी तारीख है और 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, कई चरण में सभी 288 सीटों के लिए वहां पर मतदान होंगे। तो 20 नवंबर की तारीख है मतदान की और 29 अक्टूबर वो है नामांकन की आखिरी तारीख, यानी अब सिर्फ 3 दिन रह चुके हैं। लेकिन अभी जो घटक दलों के बीच चल रहा है, जहां तक कांग्रेस पार्टी का या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का कहना है कि किसी तरह का कोई विवाद नहीं है और घटक दलों के बीच में सीटों की शेयरिंग को लेकर सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता ये दिखा रही है कि वहां पर कोई मतभेद नहीं है और सीटों की शेयरिंग को लेकर चूंकि पहले ही तीनों पार्टियों के बीच में 85-85 सीटों का बंटवारा हुआ, जो बची सीटें उन पर भी ये कहा गया कि जल्दी इन पर सहमति बन जाएगी। क्या कहते हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत, एक बार उनको सुनते हैं। बैठक में राहुल गांधी ने नाराजगी व्यक्त की है सीटों के बंटवारे को लेकर। कांग्रेस को बहुत ज्यादा गेन नहीं हुआ इस जो है बैठक में, नहीं, इसको लेकर क्या अंदर जो लोग बैठते हैं बाहर आकर इस प्रकार की बातें बोलते होंगे, मुझे मालूम नहीं। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई। तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए, सबका साथ सबका विकास, ये नारे की अगर किसको जरूरत है तो महाविकास आघाड़ी को है। सर, राशिद दलवी ने एक बयान दिया है कि मस्जिदों को जिस तरह से तोड़ा जा रहा है, अगर ये स्थिति रही तो देश में एक तरह से जो है सिविल वॉर शुरू हो जाएगा। देखिए, सिविल वॉर भारतीय जनता पार्टी देश में करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी की ताकत है जातीय दंगे और सिविल वॉर, लोगों में नफरत फैलाना और फिर चुनाव को लड़ना। लेकिन देश की जनता ने अब उससे सबक लेना चाहिए, अब देश न बटेगा न टूटेगा। चले, थैंक यू। तो संजय राउत का ये कहना है कि वहां पर जरूरत भी है और महाविकास अघाड़ी एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, क्योंकि 85-85 सीट यानी लगभग बराबर की सीटों पर सभी पार्टियां, जो तीनों मुख्य पार्टियां हैं, वो चुनाव वहां पर लड़ रही हैं। और ये बंटवारा 3-4 दिन पहले ही हो गया, 85-85 सीटों पर तय हुआ कि अभी मिलेगा, तीनों ही पार्टियों को मिलेंगी। उसके बाद बची सीटों पर, जिन सीटों पर असहमति थी, उस पर भी सहमति बन गई है, ऐसा उनका कहना है। कांग्रेस पार्टी के नेता भी लगातार ये बात कह रहे हैं और एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से भी ये बातें कही जा रही हैं। तो निश्चित तौर पर यहां पर, लेकिन समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी ये अभी तय नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि 4 या 5 सीटें उसको दी जा सकती हैं। दावेदारी उनकी ज्यादा पर है, लेकिन 4 या 5 सीटों पर उनको देने पर सहमति बन गई है, ऐसा कहना है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी वहां अपनी दावेदारी छोड़ी है, तो इसका मतलब यह भी समझा जा रहा है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के बीच सहमति बनने के बाद ही ऐसा फैसला हुआ है। और संजय राउत ने जिस तरह से राहुल गांधी की प्रशंसा की और कहा कि उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में काफी कुछ जानकारी है, और ये कल जो सीसी की बैठक हुई अमलेंदु जी, उसमें भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के नेताओं से जिस तरह से राहुल गांधी ने तमाम सवाल पूछे, कुछ नाराजगी भी जताई, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी खबरें आई कि वहां के स्थानीय नेताओं से राहुल गांधी ने नाराजगी जताई। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि ये जो केंद्रीय नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो उनसे फीडबैक जरूर ले रहा है, लेकिन पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। और सीटों पर जो सहमति बननी है, नहीं बननी है, क्या करना है, उस पर आला कमान की नजर है कांग्रेस पार्टी।
बिल्कुल कांग्रेस आला कमान की नज़र है, और समीर जी सिर्फ नज़र ही नहीं है, उनके अपने सोर्सेस हैं, उन सोर्सेस के हवाले से भी वो महाराष्ट्र पे नज़र रखे हुए हैं। महाराष्ट्र काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण दोनों गठबंधनों के लिए, एनडीए के लिए भी और इंडिया के लिए भी। और राहुल गांधी तो बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र पर ध्यान दे रहे हैं, और आप देखिए कि एक एक सीट के बारे में जिस तरीके से चर्चा हो रही है और समय लिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से जो चर्चा है मतलब सीट पे वो फाइनल हो और कोई भी गफलत जो है वो किसी तरीके की ना रहने पाए, इसको लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और बात यही कही जा रही है कि हम जो जा रहे हैं चुनाव में, वो चुनाव जीतने के लिए जा रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन की तरफ से बार बार कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सीट महत्वपूर्ण नहीं है, चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है। तो सीटों का जो बंटवारा है वो इस आधार पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा जीत कर आना है, सरकार महाराष्ट्र में बनाना है। और ये आप समझ सकते हैं समीर जी कि महाराष्ट्र क्यों ज़रूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। इसलिए ज़रूरी है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, और पवन खेड़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें पवन खेड़ा ने साफ कहा था कि 13% चंदा जो है वो महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र पर कब्जा करना क्यों चाहती है, ये इससे समझा जा सकता है। लेकिन इधर भी तैयार हैं। इधर खबर ये आ रही है समीर जी कि आरोप ये लग रहे हैं कि कुछ लोगों को रिश्वत ऑफर की जा रही है कि वो आकर मतलब इधर ज्वाइन कर लें एनडीए गठबंधन, और उसके लिए करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। जो रमेश चेन्नीथल्ला वहाँ के इंचार्ज हैं कांग्रेस के, उनकी एक बाइट आई है अभी थोड़ी देर पहले, हमारे टीम के पास अगर हो तो हम उसको सुनवा भी सकते हैं कि वो आखिर क्या कह रहे हैं। जी बिल्कुल, रमेश चेन्नीथल्ला कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो उन्होंने ये आरोप लगाया है, और ये आरोप पहले भी इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दलों के नेता पहले भी लगा चुके हैं, और संजय राउत भी कई बार इस तरह की बातें कह चुके हैं। न केवल नेताओं को बल्कि न कार्यकर्ताओं को, बड़े नेताओं को इस तरह के ऑफर दिए गए। और अभी आप देखिए जो सीधे तौर पर अनिल देशमुख जो उन्होंने आत्मकथा अपनी लिखी है, किताब लिखी है, उसमें जिस तरह से बातें आई हैं कि किसी भी तरह से विपक्षी नेताओं को अपने खेमे में करने की कैसे भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है। देवेंद्र फडणवीस का उन्होंने सीधे तौर पर नाम लिया है, जो मौजूदा समय में उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, और इससे पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कि विपक्षी नेताओं को किस तरह से तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उनका डर दिखाकर, उनकी धमकी दिखाकर अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। तो ये आरोप तो वास्तव में पहले से ही लगते रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये आरोप लगते रहे, इसका नुकसान भी हुआ। जो बताया जाता है कि जो हार हुई है भारतीय जनता पार्टी की 240 सीटों पर जो वो सिमटी है, उसके पीछे जो तमाम कारण थे उनमें एक बड़ा कारण, महत्वपूर्ण कारण ये भी था। और चूंकि ताज़ा तरीन मामला था, उस समय अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था, काफ़ी दिनों तक जेल में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी, और जमानत के दौरान जो टिप्पणियां की वो सारी चीज़ें ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गई, और उसके ऊपर ये जो आरोप लगते हैं उनकी पुष्टि करती हुई दिखाई। हाँ बिल्कुल, उनकी पुष्टि करती दिखाई पड़ती है समीर जी। भाजपा के ऊपर आरोप काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। और इधर जो मैं रमेश चेन्नीथल्ला वाली खबर बता रहा था, वो खबर ये है कि उन्होंने कहा है रमेश चेन्नीथल्ला ने कि ऐसी खबरें आ रही कि 2 विधायकों को एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल होने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की गई है। यह दल बदल विरोधी कानून के तहत आता है। गृह विभाग के प्रभारी सीएम चुप क्यों हैं? सीएम की जिम्मेदारी है कि वे लोगों को बताएं कि क्या हुआ है। रिश्वत देना और लेना एक आपराधिक गतिविधि है। ये बड़ा आरोप कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं रमेश चेन्नीथल्ला, उन्होंने लगाया है कि 2 विधायकों को अजीत पवार के एनसीपी गुट में शामिल करने के लिए करोड़ों रुपए की पेशकश की गई है। अब ये क्या, बाकी क्या है, जब विस्तृत खबर आएगी तो हम बताएंगे। फिलहाल अभी ये बयान आया। ये आर्थिक जो ये फाइनेंशियल करप्शन के आरोप लगातार लग रहे हैं, वो चाहे झारखंड में हो चाहे महाराष्ट्र में हो। इससे पहले भी जिस तरह से संजय राउत ने जो आरोप लगाए थे कि वहां पर कैसे पैसे बांटे जा रहे हैं, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। और एक चीज और भी है, वायनाड से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों को चिट्ठी लिखी है, मलयालम और अंग्रेजी भाषा में वायनाड त्रासदी को याद किया है, और उसमें उन्होंने उन पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। जब वहां पर यह आपदा आई थी, बाढ़ आई थी, उस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां लगातार मौजूद थे। अब उन्होंने उस चिट्ठी लिखकर वहां महिलाओं के लिए नई संभावनाएं बनानी होंगी, ये बात कही है प्रियंका गांधी ने। आप लोगों का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात है। ये अपनी चिट्ठी में जो प्रियंका गांधी ने जो बातें लिखी हैं वायनाड के लोगों के लिए, उसमें ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। वायनाड की त्रासदी को याद किया है कि कैसे उस त्रासदी ने लोगों को प्रभावित किया, पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। तो ये एक बड़ी खबर है अभी की कि एकजुट होकर नया भविष्य हम बना सकते हैं।
प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों को लिखे अपने पत्र में कहा है। महिलाओं के लिए नई संभावनाएं तैयार करनी होंगी, आप लोगों का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए गर्व की बात होगी। ये सारी बातें प्रियंका गांधी ने वायनाड के लोगों को जो चिट्ठी लिखी है उसमें ये सब बातें कही हैं। उन्होंने वायनाड की त्रासदी को भी याद किया है, जो वहां बाढ़ आई थी, भूस्खलन की घटनाएं जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी, लोगों को विस्थापित होना पड़ा वहां से, और जान माल का जो नुकसान हुआ। तो अब वो कह रही हैं कि हमें एकजुट होकर नया भविष्य बनाना है, महिलाओं के लिए नई संभावनाएं तैयार करनी होंगी। ये सारी बातें प्रियंका गांधी ने अपने पत्र में, जो उन्होंने वायनाड के लोगों को पत्र लिखा है, उसमें ये सारी बातें कही हैं। वायनाड के लोगों को, चूंकि वायनाड से प्रियंका गांधी ने उपचुनाव के लिए भी पिछले दिनों नामांकन किया, वहां से वो उपचुनाव लड़ रही हैं। वायनाड की सीट पर राहुल गांधी जीते थे 3,60,000 से ज्यादा वोटों से आम चुनाव में। उन्होंने खाली की वो सीट, चूंकि रायबरेली से भी वो सांसद चुने गए हैं। अब उस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। तो ये वायनाड से एक बड़ी खबर थी, और वहां 13 नवंबर को वायनाड में भी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव है, जहां से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं प्रियंका गांधी। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव हैं और पहली बार वो चुनाव लड़ रही हैं, कोई भी चुनाव। तो ये बड़ी खबर रही। और लेकिन जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र को लेकर तमाम खबरें आ रही हैं। और ये जो सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और पैसे का उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, पैसों का प्रलोभन दिया जा रहा है, नेताओं को पैसे बांटे जा रहे हैं। पहले संजय राउत ने आरोप लगाया, जो शिवसेना के सांसद हैं, और अब कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र प्रभारी डॉक्टर रमेश चन्नीथला ने भी इसी तरह का आरोप लगाया है। इस बीच जो महायुति गठबंधन के बीच तमाम तरह के दरार की खबरें हैं। भले ही वहां तीनों ही पार्टियों ने सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन अभी भी वहां सीट शेयरिंग को लेकर कोई फाइनल बात नहीं हुई है। कुछ और अपडेट्स के साथ आराधना हमारे साथ हैं। जी आराधना, बताएं। जी, मैं बता दूं कि महायुति में जिस हिसाब से टेंशन चल रही है, उसके अलावा उनकी टेंशन एक और शख्स ने बढ़ा दी है, मनोज जरांगे। इनको मराठा आरक्षण के आंदोलन के लिए खासकर लोग जानते हैं। मनोज जरांगे ने भी घोषणा की थी कि वो शिंदे को हराने के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे, और अब उन्होंने कैंडिडेट्स भी उतार दिए हैं। उन्होंने मुंबई की जो 36 सीटें हैं उनमें से 30 पर कैंडिडेट्स उतारने की घोषणा की है। और खासकर जो डिब्बे वाले मुंबई के हैं, उन्हें, वो भी मराठा आरक्षण के तहत आते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। तो मनोज जरांगे ने कहा है कि खासकर इन सीटों पर डिब्बे वाले उम्मीदवार के तौर पर उतरेंगे। और मतलब उनकी इस घोषणा से एक बात तो साफ हो गई कि महायुति के लिए विपक्ष बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ एमवीए की चुनौती है, एक तरफ मनोज जरांगे का बयान एक आया था अभी 1-2 दिन पहले कि जब वो महायुति गठबंधन के लोग अपने सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर देंगे, उसके बाद वो उम्मीदवार घोषित करेंगे। बिल्कुल, तो जैसे ही महायुति के उम्मीदवारों की घोषणा शुरू हुई, मनोज जरांगे ने भी अपनी घोषणा कर दी। तो एक तरह से महायुति चौतरफा घिरती जा रही है। महायुति के पास मतलब एक तो अपनी पार्टी में ही टकराव की स्थिति बनी हुई है। अजित पवार के साथ परिस्थितियां ऐसी हैं कि अजित पवार से भी एक तरह से चुनौती ही मिल रही है गठबंधन को। एकनाथ शिंदे को भी डर है कि हालांकि चुनाव तो उनके नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन क्या मुख्यमंत्री वही रहेंगे, इस बात का डर उन्हें सता रहा है। और अब मनोज जरांगे भी मैदान में उतर गए हैं। एमवीए जिस हिसाब से आगे बढ़ता जा रहा है, ये तो तय है कि एमवीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है, और सीटों के बंटवारे पर सहमति बनती जा रही है। जिन पे नहीं बनी है उन पे भी मतलब होने के आसार जताए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इन पर भी सहमति बन जाएगी और इसकी घोषणा कर दी जाएगी। तो इस हिसाब से महायुति के लिए जरूर ये मुश्किल की घड़ी नजर आ रही है। मुश्किल की घड़ी नजर आ रही है, और जिस तरह से उस पर लगातार आरोप लग रहे हैं, और आरोप यही नहीं, ये तो आरोप अपनी जगह है, जो गठबंधन के घटक दल है उनके नेताओं की तरफ से जो आरोप लग रहे हैं कि उनकी पार्टियों को, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी गुट, इन पर आरोप लग रहा है कि बीजेपी इन दोनों पार्टियों को खत्म करने की फिराक में है। यह आरोप इसलिए भी लग रहे हैं कि अजीत पवार की गुट में अजीत पवार को जो सीटें मिली हैं उसमें बीजेपी अपने लोगों को भेजकर वहां चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये सारी बातें, उधर एकनाथ शिंदे गुट को ये आशंका है कि चुनाव जीतने के बाद अगर हम सरकार भी बनाते हैं तो दोबारा एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल, और कहा मतलब सीएम पद के लिए दावेदार महायुति
महायुति में कई सारे निकल कर आ गए हैं, अजित पवार से लेकर के देवेंद्र फडणवीस तक, मतलब ये सब सीएम पद की दावेदारी ठोक रहे हैं एक तरह से। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे का चिंता में जाना ये मतलब बिल्कुल मुमकिन है, जाहिर है, क्योंकि जिस हिसाब से महायुति में अभी चीजें चल रही हैं, गठबंधन तय नहीं हुआ लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा चल रही है, एक तरह से होड़ मची हुई है कि हम आगे जा रहे हैं, हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं, हम उम्मीदवार उतार रहे हैं। मतलब तैयारियों में भी गठबंधन के तीनों ही दल अपने आपस में ही कंपटीशन में दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आशंका भारतीय जनता पार्टी के प्रति दोनों घटक दल उनको जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और उससे वो इसलिए भी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पिछले 10 साल का इतिहास भी कुछ ऐसा ही कहता है कि जिन राज्यों में उसके सहयोगी थे वो फिर धीरे धीरे खत्म होते गए। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना, ये पूरी महाराष्ट्र के जो चुनावी परिस्थितियां हैं, वहाँ की राजनीति, उस पर बातचीत के लिए। और अब बढ़ते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में भी ये बड़े आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लग रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर आरोप लग रहे हैं। एक बार फिर सुनेंगे डॉक्टर अजय कुमार को, जिन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री रघुवर दास पर आरोप लगाया है कि रघुवर दास किस तरह से अपनी बहू के चुनाव प्रचार में लगातार झारखंड में बने हुए हैं। और यही नहीं, उनके ऊपर यह भी आरोप लगाया है उन्होंने कि पैसे बांटे जा रहे हैं रघुवर दास की ओर से। एक बार सुनते हैं क्या कहा है डॉक्टर अजय कुमार ने। हमारा दूसरा आवेदन है, आज तीसरा जाएगा। उड़ीसा के राज्यपाल जो है अब बूथ का पैसा बांटने लगे हैं एक काला स्कॉर्पियो से। उड़ीसा में लोग उड़ीसा में तबाही मच रही है। 10 लाख लोग का जो अपना घर खाली करना पड़ रहा है, और रघुवर दास जी जो है पैसे बांट रहे हैं अपने बहू के चुनाव के लिए। अगर कल एसपी डीसी पैसे बांटने लगेगा चुनाव में, अगर राष्ट्रपति पैसे बताएगी, तो आपको क्या लगेगा कि देश खत्म हो रहा है? तो ये रघुवर दास ने सब पूरे देश को बदनाम कर दिया है। हमारा इतना शिकायत है कि चुनाव लड़ो, अरे अपने दम पर लड़ो, और आपको लड़ना है तो आप इस्तीफा देके लड़ो। लेकिन आपने देश का साथ, झारखंड का साथ, संविधान का साथ को तार-तार कर दिया है। राज्यपाल होके मैं हमेशा कहता हूं, अगर देश के मुख्य न्यायाधीश चुनाव प्रचार करेंगे तो आपको लगेगा ना कि देश में क्या हो रहा है। अब ये राज्यपाल होके जो है काला स्कॉर्पियो में छिप करके जो है मीटिंग कर रहा है। अभी बताओ ना कि क्या लिखा चुनाव आयोग को आपने? चुनाव आयोग को लिखा है कि एक संविधान पद पर बैठे हुए व्यक्ति एक ऊंचे राजनीतिक घटिया किस्म के कार्यकर्ता का हरकत कर रहा है। छुप करके राज्यपाल अगर पीछे के दरवाजा से अपने घर से बचकर जा रहा है, तो आप बोलते हैं कि कितना मान सम्मान बचा इस देश में। अगर राज्यपाल छिप के पीछे वाला दरवाजा से जो है जाएंगे, गार्ड को नहीं बताएंगे, तो देश का क्या सम्मान रहेगा? आप इस्तीफा दीजिए और प्रचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पद भी चाहिए, परिवारवाद भी बढ़ाना है, गुंडागर्दी भी बढ़ाना है। कल हम गए थे गोलगप्पा वाले के पास, मूलचंद जी ने उस गोलगप्पा वाले को सिर्फ इसी कारण से मारा क्योंकि वो पैसा मांगा। हमारा इतना ही कहना है। हमने आज सुना था कि हमारे प्रत्याशी ने कहा कि जमशेदपुर का राज्य है, अगर जमशेदपुर राज्य है तो एग्री को राजधानी हो जाएगा, और रघुवर दास का अगर राजभवन, वैसे राजभवन है, वहां से रघुवर दास की राज चलेगी, गरीब का कोई इज्जत नहीं मिलेगा। धन्यवाद। तो ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और झारखंड में जमशेदपुर से उम्मीदवार भी हैं कांग्रेस पार्टी के। इनका आरोप है कि रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल, जो पहले वो भारतीय जनता पार्टी के नेता रह चुके हैं, वो डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, और अगर उनको चुनावी राजनीति में आना है तो वो इस्तीफा देकर आए, ये उनका कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में वो प्रचार कर रहे हैं, उनकी बहू हैं, चुनाव वहां से लड़ रही हैं, तमाम आरोपों से घिरी हुई है भारतीय जनता पार्टी। गठबंधन के सहयोगी दलों के भी आरोप हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको वहां पर प्रॉपर सीटें नहीं दी हैं। और क्या जानकारी है अंशिता इसके बारे में, और बीजेपी किस तरह से घिरी दिखाई पड़ रही है इंडिया गठबंधन के आरोपों में? जी, सबसे पहला आरोप जो लगा परिवारवाद का लगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हैं, या तो उनके बेटों को, उनकी बेटियों को, उनके बहुओं को टिकट दिया गया। और अगर हम रघुवर दास की ही बात करें तो बहू हैं उनकी पूर्णिमा दास,
वो लड़ रही हैं और उनके लिए ही प्रचार करने इनको बुलाया गया, जो अपने आप में बिल्कुल सही आरोप है कांग्रेस का कि ये एक संवैधानिक पद है राज्यपाल का और वो किसी पार्टी के प्रचारक के तौर पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह के मामले पहले भी आए हैं। और 1993 का मुझे एक मामला याद आ गया है, जब हिमाचल के राज्यपाल हुआ करते थे गुरशेद अहमद, वो अपने बेटे के लिए जब प्रचार करने पहुंचे थे तो उस समय भी इसी तरह का माहौल बहुत गरमाया था और चुनाव आयोग के पास जब ये मामला पहुंचा था तो इस्तीफा तक देना पड़ गया था राज्यपाल को। तो आज क्या स्थितियां होती हैं, चुनाव आयोग इस पर क्या एक्शन लेता है, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि अब ये मामला कांग्रेस अच्छे से उठाएगी और उम्मीद यही की जा रही है कि चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए। बाकी जिस तरह के आरोप चुनाव आयोग पर लगते हैं कि वो बीजेपी का सपोर्ट करती है, उन सारे आरोपों पर अगर ध्यान दे तो शायद कोई एक्शन नहीं भी होगा। खैर, वो आने वाली बात है। फिलहाल एक तरह से तो इसमें घिर गई परिवारवाद के आरोप में, उसके बाद चुनाव आयोग के जो नियम है उनके उल्लंघन में घिर गई है बीजेपी, और तीसरा एनडीए में जो फूट पड़ रही है उससे भी बीजेपी पूरी तरह से यहाँ पर घिरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से इन चुनावों में जेडीयू की एंट्री हुई, एलजेपीआर की एंट्री हुई, उससे जो सबसे बड़ा घटक दल है आजसू, उसके नेता नाराज हो गए। उनमें से 3 नेताओं ने पार्टी छोड़कर सेम सीट्स पर, जिनसे उन्हें उम्मीद लग रही थी कि हमें इन सीट से उतारा जाएगा, उन सीट्स पर अब या तो निर्दलीय ताल ठोक दिया या जेएमएम का हाथ उन्होंने थाम लिया है। तो अब इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। उमाकांत रजक हैं और भी दूसरे नेता हैं, बाकी लुइस मरांडी वगैरह भी नाराज हो ही गई हैं, हालांकि वो बीजेपी की ही नेता हैं, लेकिन आजसू के नेता भी नाराज हैं, बीजेपी के अपने नेता भी नाराज हैं, और कहीं ना कहीं जो अंदर खाने खबर आ रही है वो ये भी है कि हम भी नाराज हैं, क्योंकि वो 5 सीटों पर जीतनराम मांझी चाह रहे थे कि उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए, उनके 5 लोग उतारे जाए, लेकिन वो क्योंकि बीजेपी ने एलजेपीआर को तो तवज्जो दिया, जेडीयू को भी दिया, एक आध सीट उनको भी दे देते बीजेपी के टिकट सीट्स कम करके, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दिया, इस वजह से वो भी नाराज हैं। तो ये स्थितियां यहाँ पर बीजेपी के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही हैं। स्थितियां ठीक नहीं है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं रघुवर दास के ऊपर, ओडिशा के गवर्नर के ऊपर, कि वो यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में, अपनी बहू के पक्ष में, वो बड़े आरोप है, और पैसे बांटने के आरोप, तो इस तरह के आरोप ये झारखंड में भी लग रहे हैं, महाराष्ट्र में भी लग रहे हैं, और ये आरोप निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाने वाले हैं। चुनाव आयोग इन पर क्या संज्ञान लेता है ये देखने वाली बात है, लेकिन अगर चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो विपक्ष के जो आरोप होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला हुआ है चुनाव आयोग, या उसके नेताओं से उसकी बातचीत करके तब कोई वो फैसला लेता है, डिसीजन लेता है, चुनाव की तारीखों की घोषणा करता है, और भी बहुत से आरोप लगते हैं। इस तरह के आरोपों की एक तरह फिर पुष्टि होती है अगर कोई इन पर कार्रवाई नहीं होती है, कोई संज्ञान नहीं लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशिता इस पूरी जानकारी के लिए। झारखंड में क्या चल रहा है इस समय, और किस तरह से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर ही नहीं बल्कि गवर्नर के ऊपर भी, जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि वो पैसे बांट रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उनके नेताओं के। इस बीच बड़ी खबर ये भी है, ब्रेकिंग न्यूज़ एक जो अंतर्राष्ट्रीय जगत से, कि किस तरह से ईरान ने इस्राइल पर हमला किया, और माफ़ कीजिएगा, इस्राइल ने ईरान पर हमला किया और उसके जहाज वहाँ पर हवाई हमले के बाद वो वापस लौट आए, और ईरान ने फिर एक बार चेतावनी दी है कि वो इसका बदला लेगा, उस पर करेगा। क्या इसका परिणाम क्या हुआ, और इस हमले की पूरी जानकारी के साथ हमारे साथी अविनाश आ रहे हैं। अविनाश, पूरी जानकारी है उनके पास, अब इसको कैसे देखा जाए? ईरान को कहा जा रहा है कि जो इस्राइल ने किया, माना जा रहा था कि बिल्कुल वैसे ही ये हमला करेगा जैसे अभी तक वो फ़लस्तीन के खिलाफ कर रहा था, लेबनान के खिलाफ, लेकिन लगता है कि अब वो भी थक हार गया है, और वास्तव में युद्ध क्या होता है अब उसको पता लगने लगा है। हाँ, ये आज इजराइल ने हमला किया है, लेकिन ये हमला ये मान के चलिएगा कि बस खाली ये बताने के लिए किया गया है कि हम पलटवार कर सकते हैं। हाँ। जिस तरीके की इजराइल तैयारी कर रहा था, बताया जा रहा था कि बहुत व्यापक पैमाने पर हमला किया जाएगा, उस तरीके का ये हमला नहीं है। आप यही मान के चलिएगा, ईरान ने 1 अक्टूबर को जो हमला किया था, ये लगभग उसी तरीके का हमला है, सिर्फ ये बताने के लिए कि हमारे अंदर क्षमता है कि हम पलटवार कर सकते हैं। दिखाने के लिए तो कहा गया है कि उनके 3 शहरों को टारगेट किया गया है, लेकिन ना तो परमाणु प्रतिष्ठानों को छेड़ा गया है, ना उनकी किसी ऑयल रिफाइनरी को, ऑयल डिपो पर हमला किया गया है।
इजराइल का कहना है हमने सिर्फ उनके सैन्य ठिकानों के ऊपर हमला किया है। दूसरी तरफ दावे दोनों तरफ से चल रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हमारा टारगेट जो था हमने उसको हिट किया है, इजराइल का कहना है कि हमला हुआ है लेकिन बहुत सीमित नुकसान हुआ है। इजराइल ने भी ईरान ने भी वीडियो जारी किए हैं और बताया है कि तेहरान में उनकी जितनी भी मिसाइलें दागी गई थी वो सारी मिसाइलें उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से गिरा दी हैं। तेहरान में बोले तेहरान में जो आवाज़ें सुनाई गई हैं वो इजराइल की मिसाइलों के टारगेट हिट करने की नहीं है, बल्कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम जो उन्होंने एक्टिव किया है वो उसकी आवाज़ें सुनाई गई हैं। और उसका उन्होंने वीडियो भी जारी किया है कि किस तरीके से इजराइल की तरफ से जो मिसाइलें आई हैं उनको हमने हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो अभी क्योंकि हमला रात को 2:30 बजे हुआ है, 2:30 बजे से लेकर सुबह के करीब 5 साढ़े 5 बजे तक ये हमला चला है। तो अभी उनकी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हुई है, लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, आप कितना भी छुपाने की कोशिश करेंगे उसके वीडियोस और फोटोग्राफ सामने आना शुरू सब सारे के सारे सामने आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। और ये बड़ी खबर है कि इसराइल ने जिस तरह से ईरान के ऊपर हमला किया, उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि दावा है ईरान का कि कोई नुकसान नहीं हुआ और इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, हमले को जो है वो एक विफल कर दिया गया। लेकिन एक बिल्कुल जैसा अभी अविनाश कह रहे हैं कि उसने बस ये दिखाने की कोशिश की कि हम आपके ऊपर पलटवार कर सकते हैं। और उससे पहले 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल के ऊपर वहां पर हमला किया था, हवाई हमला। जी अमलेंदु जी, कुछ खबर लेकर आ पाए हैं? हाँ, खबर यह समीर जी कि ईरान पे जो हमला हुआ उसमें तो किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन लेबनान की तरफ से रॉकेट हमला किया गया इसराइल पर, उसमें 2 इजरायलियों की जान जाने और 7 के घायल होने का समाचार है। एक खबर तो समझ लीजिए है। दूसरा ये है कि अभी जब लेबनान की तरफ से नेतन्याहू का घर हमला किया गया और ड्रोन से हमला किया गया, तो मतलब हिजबुल्लाह ने ये बता दिया कि उसकी भी ताकत कम नहीं है। जिस अस्त्र के साथ इजराइल हमले कर रहा है उसी से हिजबुल्लाह भी हमले कर सकता है। अब ये पूरा जो क्षेत्र है समीर जी, ये कहीं विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं बढ़ रहा, हालांकि अभी इसकी संभावनाएं कम हैं। अमेरिका जो है वो एक तरीके से देखा जाए वो दम तो दे रहा है इजराइल को, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आना चाहता कि उसके आते ही फिर ये उस तरफ बढ़ सकता है। तो अब ये काफ़ी चीज़ बढ़ रही है। एक चीज़ जो समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि ज़मीनी लड़ाई पर इजराइल जो है वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है और उसकी क्षमता जो चुकती जा रही है। 1 साल से ज़्यादा हो गया लड़ते हुए, और उसने एक तरीके से देखा जाए तो गज़ा को उसने पूरी तरीके से खंडर कर दिया। और यूएन जो है, यूनाइटेड नेशंस, उसके जो मानवाधिकार उच्चायुक्त हैं वो वोल्कर टर्क, उनका भी एक बयान आया था कि गज़ा में जो है जगह जगह सड़कों पर दुर्गंध फैल रही है, क्योंकि वहाँ जो है वो बॉडीज हैं। तो ये उस पर काफ़ी ज़्यादा चिंता जताई। असल में इजराइल अपना कुछ नहीं है, उसको जो ताकत मिलती है वो अमेरिका से मिलती है। तो ये है, लेकिन इधर जिस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, जो एक तरीके से कहा जाए वो उस पूरे क्षेत्र में ईरान, हिजबुल्लाह और यमन भी साथ जुड़ रहा है, तो बहुत सारे देश जो इधर जुड़ते जा रहे हैं। तो अब ये एक तरीके से कहा जाए कि जो अरब राष्ट्र हैं उनके अंदर अब एक ये चीज़ बढ़ती चली आ रही। तो अगर इस पर आगे बढ़ता है इजराइल इसी तरफ, तो फिर इजराइल भी अब गिरना शुरू हो जाएगा। तो अब ये चीज़ें एक तरीके से बढ़ती आ रही हैं। इधर कई हमले जो है जा रही, इधर अगर रूस भी अगर साथ देता है, चूंकि वो खुद युद्ध में उलझा हुआ है उस यूक्रेन के साथ, नहीं तो ये शायद अब तक ये बड़ा इसका स्वरूप हमको देखने को मिल जाता। लेकिन ये है कि वो पूरा जो वार जोन बना हुआ है, वो पूरा इलाका मध्य पूर्व का, वो एक लगातार उस पर आशंकाएं जताई जा रही हैं कि ये विश्व युद्ध की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ, आशंका जताई जा रही है, लेकिन हालांकि अभी तक कोई इस तरीके दिख नहीं रहा है कि विश्व युद्ध की तरफ बढ़ेगा, चूंकि ये सीमित क्षेत्र में है और वो मतलब आसपास के राष्ट्र हैं उनकी तरफ। लेकिन अगर अमेरिका इसमें कूदेगा या रूस कूदेगा, तब फिर वो विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ सकता है। हालांकि अभी तक इसकी कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। बिल्कुल। लेकिन एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण आपने कही कि इसराइल को जब उसको जमीन पर लड़ाई करने की स्थिति जब आई, तब उसको पता चल रहा है कि लड़ाई होती क्या है, युद्ध होता क्या है। देखिए समझिए, लड़ाई ज़मीन पे ही होती है। जी हाँ, लड़ाई ज़मीन पे ही होती है। लड़ाई, हालांकि एयर स्ट्राइक्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, लेकिन असली लड़ाई ज़मीन पे ही होती है, क्योंकि आप हर समय हवा में उड़ान नहीं भर सकते। अब आपने वहाँ से मिसाइल भेजी और ईरान ने उनको हवा में फ्यूज़ कर दिया, तो ये फुलझड़ियाँ हो गई। ईरान ने जो हमले किए थे उनका असर दिखाई पड़ा था। अब खबर तो ये भी चली, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है खासतौर से ईरान को सपोर्ट करते हैं, जैसे एक ईरानियन इंस्पेक्टर करके एक सोशल मीडिया आउटलेट है, उसने खबर दी कि नेतन्याहू बंकर में जाकर छिप गए हैं। खबर ये है कि मतलब ईरान जो है वो पलटवार कर सकता है, चूँकि ईरान ने कहा है कि हम तुरंत प्रतिक्रिया देंगे। अब ईरान इसकी प्रतिक्रिया करता या नहीं करता ये देखना
होगा, क्योंकि ईरान ने जब पहले हमले किए थे इजराइल पर तो उसने कहा था कि हमने बताया कि हम ये कर सकते हैं, तो इजराइल ने भी ये बताया कि हम ये कर सकते हैं। तो ये अभी इसके बाद आगे क्या कर सकते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। हाँ, इजराइल के बाद ईरान क्या करता है, इसी पर सबसे ज़्यादा नजरें रहेंगी। लेकिन हमें लगता नहीं है कि ईरान की तरफ से बहुत बड़ा पलटवार होगा, क्योंकि बस खाली ये लग रहा है कि जैसे नूरा कुश्ती होती है कि आपने हम बताया कि हम हमला कर सकते हैं और इजराइल ने बता दिया कि हम पलटवार भी कर सकते हैं। क्योंकि इजराइल को ही पता है कि यदि बड़े पैमाने पर यदि हमला किया जाता, यदि उनकी रिफाइनरियों को टारगेट किया जाता या परमाणु प्रतिष्ठानों को टारगेट किया जाता, तो फिर ये मान के चलिएगा कि बड़ा युद्ध शुरू हो चुका होता। और इसीलिए यही शुरुआत अमेरिका भी इजराइल पर यही बोल रहा था कि यदि आपको जवाब देना है तो जवाब दीजिए, लेकिन इतना बड़ा जवाब मत दीजिए कि पूरा युद्ध शुरू हो जाए। और जो आप बात कर रहे थे रूस की, तो आप यूक्रेन और जो रूस का वार चल रहा है, तो आप लगातार इस चीज़ को देखते हैं कि ईरान लगातार सपोर्ट कर रहा है। ईरान अपने ड्रोन हथियार जो हैं वो रूस को सप्लाई कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में फुल वार होगा तो रूस की एंट्री सीधी सीधी जरूर हो जाएगी, यदि अमेरिका की एंट्री होती है तो। बिल्कुल, वो इसी का इंतजार हो रहा है। और चूंकि अमेरिका भी पीठ पीछे या वैसे वो उस तरह से मदद कर रहा है हथियारों के जरिए और अभी तरह से, और इसराइल जिस तरह से अभी सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशंस के महासचिव के आने पर रोक लगा दी, जो आक्रामकता वो दिखा रहा था, वो आक्रामकता भी उसकी अब कम हुई है जब से ये नई एंट्री हुई है ईरान की और लेबनान की। देखिए समीर जी, एक तो जो बाइडेन के समय में अमेरिका थोड़ा होशियार हो गया है। जो बाइडेन की जगह अगर अभी ट्रंप होते तो विश्व युद्ध में झोंक दिया होता। अब अमेरिका कर क्या रहा है, देखिए यूक्रेन को मदद कर रहा है लेकिन सीधे जाके उसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहा। इसी तरीके से इजराइल को मदद कर रहा है लेकिन सीधे जाके इन्वॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि अमेरिका वियतनाम को देख चुका है, अमेरिका अफगानिस्तान में पहुंच चुका है, अफगानिस्तान उससे छोड़ के जाना पड़ा। तो सीधे सीधे अमेरिका इन्वॉल्व होने से बच रहा है कि अगर सीधा होगा तो नुकसान अमेरिका को भी होगा, उसकी अर्थव्यवस्था को भी होगा। तो इसलिए सीधी सीधे बच रहा है। लेकिन इनके साथ खेल कर रहा है, इजराइल के साथ भी, यूक्रेन के साथ भी। अब देखिए यूक्रेन तो बिल्कुल तबाह हो चुका है एकदम, मतलब अपनी ज़मीन भी उसने खो दी और जान माल का भी उसको नुकसान हुआ, व्यापार का नुकसान हुआ, सब कुछ देखने में आ रहा है। इसी तरीके से इजराइल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, अर्थव्यवस्था जो है उसकी चरमरा रही है। अभी युद्ध तो यहीं पे हो रहा है ना, नुकसान तो ये भाई देखिए उसका फिलिस्तीन का या लेबनान का जनहानि हो रही है, उनका भी नुकसान हो रहा है, आर्थिक नुकसान हो रहा है। ठीक है वो हो रहा है, लेकिन नुकसान तो आपका भी हो रहा है ना, आपको दूसरे की ज़मीन पर अगर जाकर लड़ना पड़ रहा है। और आज ही खबर है कि गजा में भी जो है वो 3 सैनिक जो है इजराइल के वो खेत रहे हैं, और इधर जो हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किया उसमें दो इजरायली खेत रहे हैं और 7 घायल हुए। तो इस तरह की खबरें, तो इसका मतलब नुकसान इधर भी हो रहा है और ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। अब इजराइल में ये बातें उठना शुरू हो गई हैं कि भाई ये जंग आखिर कब तक चलेगी और इसका कोई अंत है कि नहीं है, या हमेशा हम जंग में रहेंगे, ये कब तक सायरन बजते रहेंगे कि अब रॉकेट आ रहा है, क्या ड्रोन आ रहा है। तो चीज़ें अब वहाँ भी, मतलब जनता के अंदर भी, इजराइल में भी आक्रोश अब आ रहा है। और अब क्या शुरुआत से ही दिखाई पड़ रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर ये बढ़ता जा रहा है। और बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश आपका भी, अमलेंदु जी आपका भी, इस चर्चा में, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। और जो भी अपडेट होंगे, जो खबरें आपको होंगी डीबी लाइव पर लगातार मिलती रहेंगी। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। और अब यही कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।